स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप, गे, लेस्बियन, ये सेक्सुअल इंक्लिनेशन से जुड़े वर्ड्स आजकल हमेशा डिबेट में रहते हैं। हमारी सोसाइटी अलग अलग तरह से इन रिलेशंस पर रिएक्ट करती है, कई बार तो मजाक उड़ाती है। आपने कई बार सुना भी होगा अपने आसपास ये कहते हुए कि अरे वो लड़का तो किसी लड़के के चक्कर में पड़ गया। दुनिया के सारे लड़के क्या मर गए थे जो उनकी लड़की एक लड़की के प्यार में पागल हो गई? मे बी कई बार ऐसे थॉट्स आपके जहन में भी आए होंगे, लेकिन अब ये बात उतनी हल्की है नहीं जैसा एक लंबे टाइम से हमारी सोसाइटी रिएक्ट करती आ रही है। डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के लोग अब बिना डरे, बिना झिझके न सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, बल्कि हुक्मरानों और अदालतों को अपने राइट्स और प्रेस्टीज के लिए नए लॉ बनाने और पुराने लॉज को चेंज करने पर मजबूर भी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी IQ IAS और आपके साथ मैं हूं शिवानी। नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन और अ वुमेन। सुप्रीम कोर्ट में इसी लाइन के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जेंडर आइडेंटिटी के मुद्दे को डिफाइन करने की कोशिश की थी। आज इस खास शो में हम LGBTQIA+ यानी लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वेयर, इंटरसेक्स, अलैंगिक और डिफरेंट जेंडर आइडेंटिटी के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन है LGBTQIA+ के फेवर में जस्टिस क्या इंडियन कल्चर पर होगा कलंक। हाल ही में LGBTQIA+ के फेवर में अप्रॉक्स 18 कपल्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका देकर अपने हक में लॉ की डिमांड की थी। वो बाकी नॉर्मल कपल्स की ही तरह अपनी चॉइस के मुताबिक सेम सेक्स मैरिज और रिलेशनशिप को वैलिड करने की मांग पर अड़े हुए थे। इसे लेकर न सिर्फ टीवी चैनल्स पर बल्कि हमारी सोसाइटी के अंदर भी एक लंबी डिबेट होनी शुरू हो गई। इस डिबेट में किस कम्युनिटी ने LGBTQIA+ कम्युनिटी के फेवर और अगेंस्ट में क्या लॉजिक्स दिए, ये जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर क्या है LGBTQIA+ की रिक्वायरमेंट्स, उनके लाइफ की हर्डल्स, डिमांड और चैलेंजेस। LGBTQIA+ में L स्टैंड करता है लेस्बियन के लिए, यानी ऐसी महिला जो इमोशनली, रोमांटिकली या फिर सेक्सुअली फीमेल के प्रति ही अट्रैक्ट होती है। फिर है गे, जो उन मेल पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है जो मेल के प्रति ही अट्रैक्ट होते हैं। बाइसेक्सुअल स्टैंड करता है मेल एंड फीमेल दोनों के लिए इक्वल अट्रैक्शन रखने वाले लोगों के लिए। नेक्स्ट है ट्रांसजेंडर्स, जिनकी जेंडर आइडेंटिटी उनके बर्थ के वक्त उनके डिफाइंड जेंडर से अलग होती है। मतलब अगर कोई पर्सन जन्म से मेल है बट वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी या जेंडर को मेल जैसा फील नहीं करता। वहीं क्वेयर वर्ड की एक्चुअल मीनिंग है स्ट्रेंज। इसमें कई अलग अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और जेंडर आइडेंटिटी इंक्लूड हो सकती है जो ट्रेडिशनली कहीं फिट नहीं हो पाते। वहीं इंटरसेक्स उन फिजिकल और जेनेटिक स्पेशलिटी के साथ पैदा हुए लोग हैं जो मेल या फीमेल की स्पेशल बाइनरी डिफिनेशन में फिट नहीं होते। और सेक्सुअल पर्सन्स को सेक्सुअल अट्रैक्शन की फीलिंग किसी के लिए नहीं होती, जबकि प्लस कैटेगरी अदर जेंडर आइडेंटिटीज और सेक्सुअल ओरिएंटेशंस की इंक्लूसिविटी का सिंबल है जो कहीं मेंशन नहीं किया गया है। अब सवाल यह है कि इस कम्युनिटी की डिमांड्स को समझना और आइडेंटिफाई करना क्यों इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली LGBTQIA+ से रिलेटेड पर्सन्स हमेशा ही हमारी सोसाइटी का अभिन्न अंग रहे हैं और डिफरेंट फील्ड्स जैसे कि पॉलिटिक्स, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स जैसे हर एरिया में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत पहले से रहा है। हालांकि उनकी एक्सेप्टेंस अलग अलग कल्चर और वक्त में अलग हो सकती है, लेकिन इंडिया में LGBTQIA+ लोगों की मौजूदगी सदियों पुरानी है। इंडियन हिस्ट्री में सेम सेक्स लव और डाइवर्स जेंडर एक्सप्रेशंस के बहुत से एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, जैसे कामसूत्र जैसे प्राचीन ग्रंथ या फिर अजंता अलोरा की मूर्ति कलाएं। तो ऐसे में सवाल ये है कि इंडिया में अब तक LGBTQIA+ के राइट्स को लीगली एक्सेप्ट किया गया है या नहीं। लंबे समय तक IPC के सेक्शन 377 होमोसेक्सुअल कम्युनिटी के लिए एक इंपॉर्टेंट चैलेंज बना रहा। इस सेक्शन में होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनल ऑफेंस माना गया और इस क्राइम के लिए किसी पर्सन के लिए सजा के प्रोविजंस थे।
सेक्शन 377 को LGBTQIA+ कम्युनिटी के पर्सन ने अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन और राइट्स का वायलेशन बताते हुए लंबे समय तक प्रोटेस्ट किया, लेकिन इतने स्ट्रगल के बाद भी फाइनली न तो उन्हें लीगल एक्सेप्टेंस मिला, न ही सोसाइटी का नजरिया उन्हें लेकर थोड़ा भी चेंज हुआ है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट सुनाते हुए सेक्शन 377 को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया, यानी सेम सेक्स रिलेशनशिप्स को इफेक्टिवली क्राइम की कैटेगरी से बाहर कर दिया गया। ये डिसीजन इंडिया में LGBTQIA+ के राइट्स के लिहाज से एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इस डिसीजन ने जीने के उनके मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स पर मुहर लगा दी। ये फैसला इस बात को साबित कर गया कि सेक्स ओरिएंटेशंस किसी इंसान की आइडेंटिटी की एसेंशियल क्वालिटी है और जेंडर की परवाह किए बिना पार्टनर चुनने और सहमति से संबंधों में शामिल होने के उनके राइट्स को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ने वैलिड किया। लेकिन लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती। LGBTQIA+ कम्युनिटी के फेवर में पिटिशनर्स की डिमांड है कि बाकी आम लोगों की तरह उनके मैरिज को भी लीगल किया जाए। सेम सेक्स मैरिज को नॉर्मल सोशल मैरिज जैसी मान्यता दिलाने और स्पेशल मैरिज एक्ट में इसके लिए प्रोविजंस करने की डिमांड लगातार की जा रही है। हालांकि सेम सेक्स रिलेशनशिप्स अब भारत में इलीगल नहीं रह गया है। 377 के अनकॉन्स्टिट्यूशनल होते ही LGBTQIA+ को अपने हक मिलने की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी मैरिज, एडॉप्शन, सेरोगेसी जैसे मुद्दों पर इन्हें परमिशन नहीं मिली है। जाहिर सी बात है, अगर मैरिज को लीगल किया गया तो तलाक, मेंटेनेंस, इनहेरिटेंस जैसे कई प्रोविजन के लिए भी कानून बनाना होगा, मगर इन सभी में कई कानूनी और सामाजिक अड़चनों का हवाला दिया जा रहा है जिन्हें खारिज भी नहीं किया जा सकता। जैसे स्पेशल मैरिज एक्ट में वाइफ के लिए जो कुछ स्पेशल राइट्स हैं वो होमोसेक्सुअल मैरिज में क्लियर नहीं हो सकते। वो राइट्स दोनों में किसे मिलेंगे पता नहीं। कानून कहता है कि पत्नी शादी के बाद पति का डोमिसाइल हासिल करती है। इस सिनेरियो में सवाल ये उठ सकता है कि फिर सेम सेक्स या फिर होमोसेक्सुअल मैरिज में पत्नी कौन होगी? पत्नी अपने पति से रेप, सोडोमी का दोषी होने पर तलाक की मांग कर सकती है क्योंकि उसे यह हक हासिल है। मगर ये सभी पॉइंट्स सेम सेक्स और होमोसेक्स मैरिज में कैसे पॉसिबल हैं? LGBTQI+ में कोई भी कपल बच्चा अडॉप्ट करना चाहता है तो बच्चे को सामाजिक कलंक और डिस्क्रिमिनेशन झेलनी पड़ सकती है और बच्चे के इमोशनल और मेंटल हेल्थ पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है, क्योंकि LGBTQI+ कम्युनिटी को इंडियन सोसाइटी ने अब तक एक्सेप्ट नहीं किया है। एक बड़ी प्रॉब्लम यह भी बताई जा रही है कि मां और पिता, पति और पत्नी जैसे वर्ड्स जेंडर बेस्ड वर्ड्स हैं। फिर सेम सेक्स मैरिज में इस एक्सप्रेशन को कैसे यूज कर सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोहैबिटेशन को फंडामेंटल राइट्स के रूप में एक्सेप्ट करते हुए कहा था कि ये सरकार की ड्यूटी है कि वो ऐसे रिलेशंस को कानूनी मान्यता दे। CJI ने इस कम्युनिटी के लोगों को बायकॉट करने की बजाय समाज में खुशी खुशी अपनाए जाने पर जोर दिया था। साथ ही ये भी कहा था कि LGBTQ कपल्स के सामने आने वाली जेन्युइन प्रॉब्लम्स का जल्द सॉल्यूशन निकाला जाना चाहिए। तो सवाल है कि इन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को कैसे समझा जा सकता है? इन प्रॉब्लम्स को समझने के लिए हमें इंडिया के सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव को भी समझना होगा। इंडिया वेरियस कल्चर और रिलीजियस बिलीफ से भरा हुआ देश है। LGBTQ कम्युनिटी का सोशल परसेप्शन अलग अलग एरियाज, कम्युनिटी और जनरेशंस के बीच डिफरेंट तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। सोसाइटी के कुछ खास तबकों में जैसे इंटेलेक्चुअल पर्सन्स, रिच फैमिलीज या फिर एलीट क्लास से बिलोंग करने वाले लोगों में LGBTQ राइट्स को लेकर तेजी से एक्सेप्टेंस और सपोर्ट बढ़ा है, लेकिन ये संख्या बहुत कम लोगों में है। सोसाइटी की मैक्सिमम पॉपुलेशन LGBTQ कम्युनिटी की डिमांड को अननेचुरल और अनएक्सेप्टेबल मानती है। कल्चरल बिलीफ्स एंड रिलीजियस टीचिंग्स भी LGBTQ कम्युनिटी के प्रति सोशल अप्रोच को इम्पैक्ट करती है। इस वजह से LGBTQ कम्युनिटी के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता रहता है। इन इश्यूज के बारे में अवेयरनेस और एजुकेशन की कमी ने चैलेंजेस को और ज्यादा बढ़ाया है। हालांकि ये भी सच है कि बीते कुछ सालों में हमारे सोशल अप्रोच में रिमार्केबल चेंजेस आए हैं। खासतौर पर यूथ्स ने LGBTQ कम्युनिटी को लेकर सेंसिटिव और ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच दिखाया है। उनके इमोशनल इश्यूज और प्रॉब्लम्स को बखूबी समझने की कोशिश की है।
जिनसे LGBTQ कम्युनिटी को गुजरना पड़ता है। यूथ के अप्रोच में इस चेंज से साफ है कि एजुकेशन, अवेयरनेस और कम्युनिकेशन को प्रमोट करने से कंजर्वेटिव सोच को चुनौती दी जा सकती है, धारणाओं को बदला जा सकता है और एक इंक्लूसिव सोसाइटी बनाई जा सकती है जो सेक्सुअल ओरिएंटेशंस और जेंडर आइडेंटिटी की डाइवर्सिटी का सम्मान करे। आइए भारत में LGBTQ कम्युनिटी के सामने आने वाले कुछ चैलेंजेस और हाल के सालों में हासिल की गई प्रोग्रेस पर गौर करते हैं। सबसे पहले है डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी को यह पता चल जाए कि कोई इंसान डिफरेंट सेक्सुअल ओरिएंटेशन का है, तो उसे हर लेवल पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, जैसे एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यहां तक कि रेजिडेंस रिलेटेड इश्यूज भी सामने आते हैं। नौकरी की अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाती है और अगर नौकरी मिल भी गई तो कई बार वर्क प्लेस पर डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, इंसल्टिंग बिहेवियर होता है और बुली भी फेस करनी पड़ती है। इनकम में भी इनइक्वालिटीज का सामना करना पड़ता है। इसी तरह लोग इन्हें रेंट पर घर देने में भी झिझकते हैं। हेल्थ केयर की बात करें तो इन्हें हेल्थ सर्विस लेने में भी कई बार इस वजह से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ अलग हैं। इनकी स्पेसिफिक हेल्थ नीड को समझने की बजाय कई बार इनका मजाक और इंसल्ट हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइडर ही उड़ाने लगते हैं। अक्सर सोशल प्रेशर और डिस्क्रिमिनेशन की वजह से इस कम्युनिटी के लोगों को मेंटल हेल्थ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है। सेम सेक्स मैरिज लीगल नहीं होने से LGBTQ पर्सन्स और उनके पार्टनर्स को और कौन से बेनिफिट्स नहीं मिलते, ये भी समझ लेते हैं। इन कपल्स को फाइनेंशियल मैटर्स में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन्हें ज्वाइंट बैंक अकाउंट खोलने या ज्वाइंट लोन लेने में भी प्रॉब्लम होती है, जिससे कंबाइंड फाइनेंस मैनेजमेंट करने और एक साथ अपनी फ्यूचर प्लानिंग करने की भी लिमिटेशंस हो जाती हैं। इसके अलावा सेम सेक्स मैरिज की मान्यता की कमी, हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज, लेगेसी राइट्स, पेंशन बेनिफिट्स सेम सेक्स कपल्स वाले पार्टनर्स की राह में काफी अड़चने हैं। नॉमिनी के तौर पर कौन किसे किस रिश्ते से अपने बेनिफिशियरी बनाए, ये भी बड़ी मुश्किल है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सेम सेक्स मैरिज अब तक भारत में लीगल नहीं होने से ऐसी इच्छा रखने वाले अब तक इस इंतजार में हैं, बल्कि यहाँ तो बहुत से ऐसे LGBTQI+ कपल्स हैं जिन्होंने समाज, सरकार और कानून का डर छोड़कर अपने प्यार के साथ शादी के बंधन में बंधने का न सिर्फ फैसला किया, बल्कि खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे हैं। कुछ एक तो ऐसे केसेस भी सामने आए जो अपने ही बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी बन चुके हैं। आइए कुछ ऐसे कपल्स के बारे में बताते हैं आपको। केरल के ट्रांस कपल जिया और जहाद ने न सिर्फ एक दूसरे का हाथ थामा, बल्कि देश के सबसे पहले ऐसे ट्रांस कपल भी बने जिन्होंने अपना बच्चा पैदा किया। इनकी प्रेगनेंसी की पिक्स खूब वायरल हुई थी। वहीं कोलकाता के अभिषेक ने गुरुग्राम के चैतन्य के साथ पूरे रीति रिवाज के साथ ग्रैंड वेडिंग पार्टी की। ये कपल हल्दी, मेहंदी और रस्मों की तस्वीरों में बेहद खुश नजर आया। वहीं अमेरिका के न्यू जर्सी में अमित और आदित्य मदिराजू ने 2019 में एक दूसरे के साथ शादी का दिलेर कदम उठाया, जिसकी तस्वीरों ने इंटरनेट पर धूम मचा दी थी। केरल में निवेद एंटनी चुल्लिकल और अब्दुल रहीम ने भी हिम्मत दिखाई और ऐसी शादी करने वाले इंडिया के दूसरे होमोसेक्सुअल कपल बन गए। गे कपल की तो दुनिया भर में कई शादियां देखने को मिल जाती हैं, मगर भारत जैसे देश में दो लड़कियों ने एक दूसरे से इश्क में पड़कर उसे शादी तक पहुंचाया तो रातों रात ये खबर सनसनी बन गई। राजस्थान की पायल और यशविका की शादी की तस्वीरें काफी दिनों तक सुर्खियां बनी रही। इंडिया में भले ही अभी सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने के फेवर और अगेंस्ट में लंबी लंबी डिबेट और लॉजिक्स का दौर चल रहा है, मगर दुनिया में ऐसे बहुत से देश हैं जहां सेम सेक्स मैरिज लीगल है। ये कौन सी कंट्रीज हैं, आइए ये भी देख लेते हैं। नीदरलैंड ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को लीगल बनाया। 2001 से ही वहां LGBTQ+ लोगों को अपने रिलेशंस छुपाने की जरूरत नहीं पड़ती। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, क्यूबा, डेनमार्क, फिनलैंड, ताइवान, स्वीडन, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, माल्टा और ऑस्ट्रेलिया जैसे कई और देशों में भी सेम सेक्स मैरिज लीगल है। सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने वाले मैक्सिमम वेस्टर्न कंट्रीज हैं। वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 33 कंट्रीज ऐसी हैं जहां इसे लीगल स्टेटस हासिल है। अगर फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री के रोल की बात करें तो LGBTQ कैरेक्टर्स और इनसे जुड़ी फिल्में, टेलीविजन शोज और वेब सीरीज ने भी सोसाइटी की
कंजर्वेटिव थिंकिंग को काफी हद तक चेंज किया है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, जैसे कि मधुर भंडारकर की फिल्म फैशन, दीपिका रणवीर स्टारर फिल्म पद्मावत, डिंपल कपाड़िया की हाल ही में आई वेब सीरीज सास बहू और फ्लेमिंगो, डॉक्टरी पेशे से जुड़ी हुई कहानी बयां करती वेब सीरीज ह्यूमन। इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी फिल्में और वेब सीरीज हैं जिनमें ऐसे कैरेक्टर्स की कहानी संजीदगी से बयां की गई है। अब अंत में सवाल यह है कि इंडियन गवर्नमेंट का इस पूरे इशू पर क्या स्टैंड है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर किया। गवर्नमेंट ने इसे नेचर और हमारे कल्चर के लिए डेंजरस बताया है। गवर्नमेंट का सीधा कहना है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ किया गया तो हमारी सदियों से चली आ रही कल्चरल लेगेसी को नुकसान होगा और पूरा सोशल स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा। इतना ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को यह भी कहा गया कि इस मामले में कोर्ट को इंटरफेरेंस करना ही नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक बायोलॉजिकल जेंडर खुद में पूर्ण या एब्सोल्यूट स्थिति नहीं है। मेल या फीमेल को लेकर कोई पूर्ण कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब नो एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट ऑफ अ मैन और अ वुमन। LGBTQ कम्युनिटी की रियलिटी हमारी सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण पहलू है। उन्हें उनके ओरिजिनलिटी के साथ अपनाकर, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देकर, उनके राइट्स की डिमांड को समझकर क्या इंडिया ऐसे फ्यूचर को बिल्ड कर सकेगा जहां इस कम्युनिटी से जुड़े हर इंसान को लीगल राइट्स के साथ साथ समाज में वैसा ही सम्मान मिल सके जैसा बतौर इंसान उन्हें मिलना चाहिए? क्या उन्हें हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेंस मिलेगी या फिर नहीं? या फिर इस एक्सेप्टेंस में सालों लंबा वक्त अभी बाकी है, या आने वाला वक्त बताएगा? आई होप आपको आज का ये टॉपिक जरूर पसंद आया होगा। जियोपल्स के अगले एपिसोड में किसी ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपसे होगी फिर मुलाकात। बाय बाय एंड टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।